Students, and welcome to English Education. Today I'm going to start a new chapter from class 9th book from Behind book of class 9th, and the name of the poem is No Men Are Foreign. Here this poem is very important in taking the अभी के ज़माने को लेकर के अगर बात करूँ तो just because now people are more full of hatred and revengeful. So this poetry is quite like that, which can bring the brotherhood in the country, in the society. तो ये उस चीज को रिजेंबल करता है. इस पोएम के पोएट का नाम है जेम्स क्रिकअप. ठीक है. Now we shall proceed. After completing the poem, I'll give you the explanation and then I'll give you the poetic element or the literary device used in the poem. So let's begin. First of all, remember, no men are strange, no country are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है, कोई फॉरेन नहीं है. कोई भी कंट्री, फॉरेन मीन्स होता है अब्रॉड, नॉट इन आवर कंट्री, इन अदर कंट्रीज. कोई भी इंसान अजनबी नहीं है और कोई भी कंट्री हमसे दूर नहीं है, क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो हम लोगों ने बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं बनाया. तो वो कहना चाहते हैं कि कोई इंसान अजनबी नहीं है और कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. यहाँ पे ये लाइन जो है, दिस इज ऑल अबाउट द सोल्जर्स ऑफ ऑल कंट्रीज. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट देम, अगर किसी भी कंट्री के सोल्जर के बारे में बात कीजिए तो दे ऑल वियर द यूनिफॉर्म, और सबके अंदर जो है वो एक ही खून बह रहा है. एंड व्हाट दे आर प्रेइंग टू सेव देयर कंट्री. तो बीनीथ ऑल द, हर यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी लाई करती है और वही ब्रीथ करती है उसके अंदर, जैसा कि हमारे अंदर. वो लोग भी अपने देश को, अपनी जमीन पे चलते हैं और वो भी अर्थ का ही टुकड़ा है. अर्थ इज नॉट डिवाइडेड. तो इन होल अर्थ दे वॉक अपॉन, उसी अर्थ पे चलते हैं जिसपे हम लोग चल रहे हैं, और मरने के बाद उसी अर्थ पे उसको दफनाया जाएगा जहां हम लोग मर के दफन होंगे. तो दे सेड कि इसी जमीन पे वो भी पैदा हुए हैं जहां हम लोग हुए हैं, और इसी जमीन पे वो भी मरेंगे जहां वो मरेंगे. तो वी ऑल आर इक्वल. दैट पोएट वांट्स टू से no one is a stranger, all are equal. They too, aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvest, by wars all long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. उसने कहा, भगवान ने जब सूरज, हवा, पानी ये सब बनाए, वो सब सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाए, वो दूसरे कंट्री के लोग हैं, उनके लिए भी वो सब कुछ एक ही है. वो सब भी पीसफुली, शांति पूर्वक अपने हार्वेस्ट करते हैं, खेती करते हैं और उसी से अनाज उगा करके खाते हैं. और जब वॉर होता है या फिर विंटर आता है, ठीक है, या विंटर को वॉर से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे ही वॉर आता है वो लोग स्टार्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी तबाही होती है कि खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. तो वो स्टार्व करते हैं, भूखमरी की स्थिति आ जाती है. दे सेड लॉन्ग विंटर, ये वॉर, वो लोग भी स्टार्व करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं. वहां के लेबर्स भी हमारे तरह मेहनती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ के लेबर्स होते हैं. दोनों का हैंड जो है, दे वर्क टुगेदर इन अ सेम लाइन. सेम फील्ड में जो भी काम करेगा सबको वैसी ही तकलीफ या वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी. देन पोएट प्रोसीड्स. Remember, they have eyes like us that wake or sleep, and strength that can be won by love. पोइट कहता है, उनकी भी आंखें होती है हमारी तरह, जो कि जागती है और सोती है. यहाँ पे सोने और जागने से मतलब है which see dreams, जो सपने देखते हैं पूरा करने के लिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं. उनके अंदर भी ताकत होती है, और वो ताकत जिसको प्यार से जीता जा सकता है. मतलब एवरी ह्यूमन बॉडी हैव अ सेम ह्यूमन नेचर और क्वालिटीज. दे हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, लव, इमोशंस एंड ऑल दैट.
यही चीज पोएट बताना चाह रहा है कि हर एक इंसान के अंदर वही सारी खूबियां होती है, बट वी हैव डिस्टिंग्विश्ड देम, हम लोगों ने उसको अलग कर दिया है। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वो पोएट कहना चाहता है हर एक इंसान हर एक जगह पे, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन सब के पास में कॉमन क्या है, दैट वर्ल्ड के हर एक कोने में लाइफ है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और दे कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, उनके अंदर गुण है जो कि पहचान भी सकते हैं और दूसरों को समझ भी सकते हैं। दे हैव द फीलिंग, राइट नाउ आई टोल्ड यू, दे हैव द फीलिंग ऑफ hatred, love, emotions. These all feelings are common in all lives. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it's our that we shall be disposed, betrayed and commanded. Remember, we who take arms against each other. वो कहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि याद रखो, अगर कोई कहता है कि दूसरे देश वाले जो हैं उनसे नफरत करो, वो हमारे लिए नहीं है। दे आर द डिस्पोज्ड, बिट्रेड, वो सब धोखा दे रहे हैं। दे आर कंडेम, वो बुराई कर रहे हैं एक दूसरे। जैसे यहाँ पे होता है कि एक देश वाला दूसरे देश वाले से, वी ऑल आर जस्ट फीलिंग, वी डोंट हैव द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। एक दूसरे के अंदर हम लोग के यहाँ ब्रदरहुड की फीलिंग नहीं है, वी हेट ईच अदर। तो यही पोइट कहना चाह रहे कि अगर कोई ऐसा सिखाता है कि दूसरे जो लोग हैं उनसे हेट करो, उनसे उनके बारे में बुराई करो, दैट दिस इज नॉट द हेट्रेड ऑफ देयर, उसके लिए बुरा नहीं है, आपके लिए, बिकॉज यू आर फीलिंग, आप अपने अंदर वो फीलिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू हार्म, इट्स यू हु इज, जो इफेक्ट हो रहा है इस चीज से। रिमेंबर, वी ऑल टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो हम लोग दोनों, ये दो देश वाले हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आर्म्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो आर्म्स से क्या होगा? पोएट ने कहा, इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइज। डिफाइज हियर मीन्स टू पोल्यूट। कह रहे हैं, पोएट कहना चाहते हैं, अगर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वेपन उठाते हैं, तो हमारा अर्थ जो है वो पोल्यूट होगा। पोल्यूट कैसे होगा? एवरीवेयर इनोसेंट पीपल वेर ऑल्सो किल्ड, बहुत लोग मरेंगे, और उस जो खून का कतरा जो जमीन पे गिरेगा, जो धूल उड़ेगी, उससे अर्थ जो है वो डिफाइल्स होगा, मीन्स पोल्यूटेड होगा। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, वो जो फायर होता है, जो बंदूक होती है, जो गोलियां होती है, जो डस्ट, उससे धूल धक्कड़ जो उड़ते हैं, उससे इनोसेंट लोगों को भी प्रभावित करती है। अब किसी देश में मान लीजिए, इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, what happened? Only the soldiers are not killed. The economy of that country is affected. And with that, the local people, the ordinary, the citizen of that country is also affected very badly. That's what poet want to explain. Of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. इसने कहा कि जो हवा वहां बह रही है, एक कंट्री में अगर तबाही हुई है तो ऐसा नहीं है दूसरे में नहीं होगी, वहां पे भी वही चीज होगा। दीज आर इक्वल, दोनों में डिस्ट्रक्शन इक्वली होगा। तो वहां की एयर पोल्यूट होगी तो दोनों जगह की होगी, चाहे वो अपना हो या दूसरी कंट्री का हो। इसीलिए याद रखो कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो अजीब नहीं है, अलग नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। अगर ये ब्रदरहुड की भावना सबके सामने आ जाती है, एंड इफ दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस ब्रदरहुड फीलिंग, देयर इज नो वॉर, नो हेट्रेड, एंड विल लिव पीसफुली. That's what poet wants to explain. With this, we come to an end of the explanation of this poetry. Now we'll talk about the literary device. First of all, we'll talk about rhyme scheme. Rhyme scheme की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे. तो rhyme scheme इस पोएम में देखो कोई भी rhyme scheme नहीं, foreign, breathe, upon, life. तो ये यहाँ पे no rhyme scheme है, तो ऐसे पोएम को हम लोग क्या कहते हैं? I told you earlier, that is free verse poetry. ठीक है, इसको हम लोग फ्री वर्स पोएट्री कहते हैं. दूसरा पोएटिक एलिमेंट होगा एलिट्रेशन. चिल्ड्रन कीप इन माइंड, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस जो कि हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा. एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द
2 or more consecutive words in a sentence. In the line 2, body, breathe. यहाँ ba sound repeat हो रहा है, ठीक है. There are several more instances. यहाँ पे आ जाओ पैराग्राफ 2 में. war, winter, sleep, strength. तो यहाँ पे जो वर्ड जो है वो रिपीट कर रहे हैं. तो ये हुआ आपका दूसरा पोएटिक डिवाइस. कम टू द थर्ड वन, दैट इज मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब आप दो चीजों को कंपेयर करते विदाउट यूजिंग एज और लाइक इज कॉल्ड मेटाफर. यहां पे मैंने कहा था यूनिफॉर्म इज कंपेयर्ड टू द सोल्जर्स के जो यूनिफॉर्म होते हैं ना, सोल्जर्स के बारे में कहा जा रहा है कि हर एक सोल्जर्स हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है. विंटर को वॉर से कंपेयर किया जा रहा है. तो दिस वे वी आर कंपेयरिंग. तो यहाँ पे मेटाफर का भी इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन इज अ रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम टू कीप द पोएट वांट्स टू गिव एम्फसाइज स्ट्रेस ऑन दैट वर्ड. यहाँ पे रिमेंबर वर्ड जो है वो बहुत बार रिपीट किया गया है इन दिस पोएट्री. यू कैन सी रिमेंबर, ठीक है. तो दैट मीन्स पोएट याद दिला रहा है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं. वी ऑल हैव अ लाइफ सिमिलर एज द अदर. तो ये चीज को रिमेंबर पे पोएट ने एम्फसाइज किया, जोर डाला है. एंड द लास्ट पोएटिक डिवाइस इज एम्जैबमेंट. एम्जैबमेंट क्या होता है? When two lines, the first line continues to the second line without using any punctuation mark. किसी भी पंक्चुएशन मार्क के बगैर अगर कोई लाइन दूसरे लाइन तक चली आए तो उसको हम लोग एम्जैबमेंट कहते हैं. कम टू पैराग्राफ 2, ठीक है. यहाँ पे आप लोग एम्जैबमेंट का इंस्टेंस देख सकते हैं. हाँ, लाइन नंबर 3, पैरा 2. There are hands us and in their lines we are. We read a labor not different from own. ये लाइन दूसरे लाइन तक है. In this one, remember that there's like our eyes wake up, sleep and strength. तो ये भी कैरी किया हुआ है. In the last paragraph, our hells of fire and dirt or rage, the innocent of air that is everywhere our own. So these are the instances of emzabment. Similar, you can also find it from this poem. Children, with this we come to an end. What you have to do? You have to write the poetic devices and the questions given here, thinking about the poem. Remember one thing, whatever you are writing, we'll correct it up when we'll meet at school. Till then, complete your work, keep it with you, revise it properly. If you have any confusion, you can talk to me. Give me a comment, I'll answer you. I'll try to solve your problem. Till then, take care. Goodbye.